नमस्कार, मैं नितेश गर्ग। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपकी खबर बताने का, मुखातिब कराने का, खबर के हर आयाम पर जाकर उसका विश्लेषण कर आप तक सारी जानकारी पहुंचाने का। पहली खबर लेंगे बुलेटिन में। रायपुर से खबर है, अशोका बिरयानी लाभांडी के गटर टैंक में सफाई करते हुए 2 लोगों की मौत हुई है। इसी की बात करेंगे पहली खबर में। बहुचर्चित खबर, दोनों को बामुश्किल बाहर निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गटर के अंदर गैस बनने के चलते दोनों का दम घुटने लगा, जिससे दोनों की मौत हो गई। जब विस्तार न्यूज की टीम कवरेज करने पहुंची और रेस्टोरेंट के संचालकों से सवाल पूछा तो मैनेजर ने विस्तार न्यूज संवाददाता और टीम के साथ बदसलूकी की है, गुंडागर्दी की है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां डेविड और नीलकमल पटेल, इन दो की जो गटर में गिरने से मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई। जब इस पर सवाल पूछा गया तो भड़क उठे मैनेजर। वहां की ये मैनेजर भड़क उठी। महिलाओं की शील्ड बनाई गई ताकि गलत तरीके से इस खबर को दबाया जा सके। और ये देखिए कैमरामैन के ऊपर हमला किया गया। विस्तार न्यूज, INS 24/7, IND 24/7, इन तीनों के रिपोर्टरों के साथ बदसलूकी की गई। न केवल विस्तार न्यूज बल्कि ये मनोज नायक को भी आप देख सकते हैं। तमाम IND 24, INS 24/7 और विस्तार न्यूज के साहसी पत्रकार रवि मिरी के साथ हाथापाई की गई। आगे बढ़ेंगे, इसी खबर के अगले आयाम की तरफ ले चलेंगे, जहां विस्तार न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है और होटल में 2 मजदूरों के मौत के मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रेस्टोरेंट कर्मचारियों से पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है और उनके विरुद्ध मारपीट के संदर्भ में भी कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो लगातार हमारी हर खबर पर नजर है और अब बात चुनाव की, क्योंकि कल मतदान है और मतदान से पहले हाई अलर्ट पर निर्वाचन आयोग है। आगे बढ़ेंगे, ईवीएम के वोटों और वीवीपैट के पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली से खबर आप देख रहे हैं। लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है ईवीएम को लेकर, चाहे वो केंद्र के आला कमान के, चाहे जितने भी पदाधिकारी अन्य दलों के हों, दिल्ली में बैठे हुए वो भी निशाना साध रहे हैं, राज्यों के भी निशाना साध रहे हैं, जिसमें ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों पर आज 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने लगभग 5 घंटे तक दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। प्रशांत भूषण ADR की तरफ से पेश हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ये खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में चुनाव आयोग के वकील से ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया समझी। साथ ही कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी बताएंगे कि आज इस मामले पर क्या हुआ है। ईवीएम और वीवीपैट पर सुनवाई हुई है। लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, चाहे वो भूपेश बघेल की बात की जाए छत्तीसगढ़ में, चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए मध्य प्रदेश में, चाहे वो अन्य नेताओं की बात की जाए, और सभी कई विपक्षी दलों के नेता इस पर निशाना साध रहे हैं और सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग के वकील ने से ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया समझी गई है। साथ ही कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही, स्मूथ, सरल तरीके से चलना चाहिए। तो लगभग 5 घंटे तक सुनवाई चली है और 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है
और इस फैसले पर भी विस्तार न्यूज की नजर है। हर खबर पर विस्तार न्यूज की नजर है। विस्तार न्यूज जैसे ही इस पर और भी हलचल होंगी, विपक्ष की प्रतिक्रिया आएंगी, आप तक सीधा पहुंचाएगा। लेकिन अभी जो खबर है वो यही है, वीवीपैट और मशीन को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को कहा है कि निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से चुनाव हो, मतदान हो और किसी भी तरीके की इसमें बाधा ना आए। राकेश मेरे सहयोगी सीधा दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लगातार विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर हमलावर थे। प्रशांत भूषण ने एडीआर की तरफ से सामने दलीलें रखी और काफी गहमी हुई है कोर्ट रूम में। क्या हुआ है राकेश? जी नीतीश, करीब 5 घंटे तक दलीलें सुनी गई। एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण दलील रख रहे थे, वहीं जो है सरकार की ओर से तुषार मेहता थे, और वहीं जो है चुनाव आयोग की ओर से जो है मनिंदर सिंह थे। तो इस दौरान जो है प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की नीतीश, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान बीजेपी के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा वोट गए। इस पर जब अदालत ने पूछा मनिंदर सिंह से, चुनाव आयोग के जो वकील थे, उनसे जब पूछा गया कि क्या ये बात सही है, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं फिर अदालत ने जब उनसे पूछा चुनाव आयोग से कि क्या वीवीपैट जो है उसमें वोटिंग के बाद पर्ची मतदाता को दिया जा सकता है, इस पर नीतीश उन्होंने जो जवाब दिया वो हेलो राकेश कंटिन्यू करें, आप बोलते रहें राकेश। जी नीतीश, तो उस वक्त जब मनिंदर सिंह ने जवाब दिया अदालत में कि वीवीपैट में जब मतदान किया जाता है उसके बाद अगर हम पर्ची किसी मतदाता को देंगे तो वो मतदाता इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें बड़ा रिस्क है, इसलिए हम वीवीपैट का जो पर्ची है वो हम किसी को नहीं देते। हालांकि अदालत ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 घंटे तक दलीलें चली, सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया, वहीं तुषार मेहता रख रहे थे, प्रशांत भूषण एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, मनिंदर सिंह चुनाव आयोग की ओर से जवाब दे रहे थे। नीतीश, राकेश, क्या अभी तक इसमें सियासी बयानबाजी हुई है? कुछ ऐसी जानकारी? जी नीतीश, अभी सियासी बयानबाजी तो कुछ नहीं हुई है, चूंकि कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन नीतीश, ईवीएम को लेकर देश में राजनीतिक हलचल तेज रही है हमेशा से। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ईवीएम के साथ खेल करती है और चुनाव जीत जाती है, और ऐसा कई बार देखने को मिला है। हालांकि अभी कोर्ट में जो फैसला सुरक्षित है इस पर कुछ कहा नहीं गया है, इस पर किसी नेता का बयान नहीं आया है। जैसा ही किसी नेता का बयान आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है राकेश, संवेदनशील मामला है और विस्तार न्यूज लगातार जिम्मेदारी के साथ इस खबर को जनता तक ले जा रहा है राकेश के माध्यम से कि फैसला सुरक्षित है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से मतदान की और तमाम प्रक्रिया के लिए समझाइश दी गई है, कहा गया है, गुजारिश की गई है, सूचित किया गया है, एक तरह से कह दीजिए। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए और दिल्ली से हर बड़ा अपडेट बताने के लिए। राकेश हमारे सहयोगी थे। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग चलेंगे क्योंकि प्रचार चल रहा है, अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहे हैं। और दुर्ग में क्या हुआ है समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है तो दुर्ग में उम्मीदवार सड़क पर उतर गए, उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही नजारा दुर्ग में देखने को मिला है, जहां दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने क्या किया है, चाय बनाई है और चाय बनाकर प्रचार किया है। और एक चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां खुद ही चाय बनाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वह चाय बनाकर एक ट्रे में ले जाकर सब लोगों को चाय पिलाते भी हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद भी किया। वे लोगों को बता रहे हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह चाय बनाने वाला ही क्यों ना हो, मेहनत से किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। विजय बघेल का यह चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुर्ग की जंग,
दुर्ग की सियासी जंग लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और विजय बघेल पिछला विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल से हारे हैं, वर्तमान सांसद हैं और अब एक बार फिर से मुस्तैद हो गए हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताया है और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो विजय बघेल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार हम आपको ग्वालियर में लौ छात्रा की मौत पर खबर दिखा रहे हैं, हर एक पहलू पर आपको विस्तार से जानकारी साझा कर रहे हैं। अब ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर में हुआ क्या है? 2 दिन पहले लौ छात्रा की मौत के मामले में अब गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने मृतक छात्रा के बॉयफ्रेंड आदित्य शर्मा पर मामला दर्ज कर लिया है, मर्म कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आकृति और आदित्य पिछले 2 से 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। आरोपी आदित्य ने आकृति से शादी का वादा किया था और पिछले 6 मार्च को दूसरी युवती से शादी कर ली। आदित्य से मिले धोखे की वजह से आकृति काफी परेशान रहने लगी और इसी वजह से उसने, जिसे ऊंचाई से डर लगता था, 1 मंजिल की ऊंचाई से डर लगता था, उसने 300 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया है। इस दौरान आकृति के परिजन और उसके दोस्त रोहित नितिन भी वहां मौजूद थे। यहां पर दोनों ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन भी वह यहां पर खड़ी थी। उस दिन भी आकृति और आदित्य में काफी झगड़ा हो रहा था और आकृति सुसाइड की धमकी दे चुकी थी। इसी दौरान बातचीत करते हुए आकृति ने किले से छलांग लगा दी। हालांकि अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किले पर आकृति खुद पहुंची या इसे फोन करके बुलाया गया। इला टंडन थाना प्रभारी ने जो जानकारी दी है उससे जरा सुनिए। दिनांक 15 को हमें सूचना मिली थी कि किले से एक बच्ची कूद गई है, जिस पर से पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और उस समय बच्ची की डेथ हो चुकी थी। वो लॉ की छात्रा थी। उसके बाद उसमें मर्ग कायम किया गया और मर्ग कायम करके उसमें जांच की गई। जांच पर से 306 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो उसमें आरोपी था आदित्य शर्मा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपने सुना, इला टंडन ने सारी जानकारी साझा की। विस्तार न्यूज लगातार बीते 2 दिनों से इस खबर को दिखा रहा है। तफ्तीश की गई, परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगाया गया? कि छात्रा की हत्या की गई है और आज ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने मृतक छात्रा के बॉयफ्रेंड आदित्य शर्मा पर मामला दर्ज कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आकृति और आदित्य पिछले 2-3 साल से एक दूसरे को जानते थे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अनिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पल पल की अपडेट ग्वालियर की धरती की बताते हैं, चंबल अंचल की धरती की बताते हैं। अनिल, खुलासा हो गया और मृतक पर मर्म कायम किया गया है, तो खुलासे को बता दीजिए और मर्म बता दीजिए जरा, किस चीज का दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए नितेश, ये जो पूरा मामला जो निकला है, प्यार और प्यार में धोखा वाली पूरी कहानी सामने आई है। दरअसल जो आकृति थी, एक युवक से लगातार पिछले 3 साल से संपर्क में थी और जब आकृति को ये पता लगा कि 6 मार्च को उस युवक की शादी हो गई है, तो उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद दोनों किले पर पहुंचे और उसमें जब आपसी विवाद हुआ तो उसके बाद आकृति ने किले से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले का यही खुलासा हुआ है और फिलहाल जो आरोपी है, उसका बॉयफ्रेंड है आकृति का, उस पर आत्महत्या उकसाने का जो मामला दर्ज किया गया पुलिस ने। और जो पड़ाव थाना प्रभारी हैं इला टंडन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो पूरा मामला है, जो अफेयर का पूरा मामला है, और ये जो युवक है वो पिछले 2 साल से उस युवती के संपर्क में था। उसके बाद जब उस युवक की शादी हुई, शादी के बाद आपस में कहासुनी हुई, तो उसके बाद जब ये दोनों आपस किले पर ग्वालियर किले पर पहुंचे, उसके बाद जब विवाद हुआ तो ये जो आकृति है उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। अनिल, कौन कौन सा मर्म क्या कायम किया गया है, क्या एफआईआर में दर्ज किया गया है और मृतक के परिजनों का क्या कहना? अनिल, देखिए, मृतक के परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बॉयफ्रेंड है उस पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो जो आत्महत्या उकसाने का मामला दर्ज किया है। प्लस पुलिस अभी पूरे इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है और जो आरोपी हैं दोनों, जो बॉयफ्रेंड है उसके दोनों जो सहयोगी हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में लगातार और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो युवती है उसका बॉयफ्रेंड है, वो आपस में उनका जो अफेयर चल रहा था 2 साल से, और जो
आत्महत्या का जो मामला है वो यही है कि जो बॉयफ्रेंड की जो शादी हुई थी, शादी के बाद आपस में कहासुनी हो रही थी दोनों युवती और बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक है अनिल, एक चीज और, जहां तक मुझे स्मरण है, शिवराज सिंह चौहान जब कार्यकाल में थे उन्होंने कहा था कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाना या किसी भी तरीके की चीज होती है तो इस पर भी कठोर प्रावधान किए जाएंगे। तो इस चीज को लेकर भी आप तफ्तीश करिएगा और क्या एंगल निकल कर आते हैं। अनिल, आप बने रहिएगा इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर के लिए शुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगली खबर भी आपसे जुड़ी हुई है, ग्वालियर से जुड़ी हुई है। और कौन सी खबर है? पुलिस की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है। माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीच सड़क पर पुलिस वाले ने ऑटो चालक की पिटाई की है। देखिए तस्वीर, गुंडागर्दी की तस्वीर देखिए। खाकी वर्दी पहनकर किस तरह से ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाला ऑटो चालक पर थप्पड़ बरसाते हुए भी नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑटो वाला काफी स्पीड में जा रहा था। इसी बात से गुस्सा कर आरक्षक ने ऑटो के सामने अपनी बाइक लगाई और फिर ऑटो चालक को रोका, उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वाला बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर भी सवार था। माधवगंज थाना क्षेत्र का मामला है। एक बार वीडियो को देखिए, एम्बियंस से सुनिए, फिर समझिए, फिर अनिल के पास चलेंगे। खाकी वर्दी धारण करके बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर के मारपीट किए जा रहे हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनिल, माधवगंज थाना क्षेत्र में इस तरह खाकी वर्दीधारी बैठ गए हैं कि जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश, ये पुलिस कर्मियों का पहला गुंडागर्दी का वीडियो नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए थे और इस वीडियो में साफ तौर पर जो आरक्षक है वो दिखाई दे रहा है कि ऑटो चालक की जमकर मारपीट कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आरक्षक है, जिस गाड़ी से जो आरक्षक आया उस पर नंबर ही नहीं है। तो जिस तरीके से संदेह है, पुलिस कहती है, और पुलिस हर व्यक्ति पर जो चालान करती है, चाहे वो हेलमेट हो या गाड़ी पर नंबर न हो, लेकिन पुलिस जब खुद ही बिना जो गाड़ी का जो नंबर की जो गाड़ी अगर यूज करती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से संदेह होता है और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस तरह का ही ये मामला है जहां एक ऑटो चालक जा रहा था, स्पीड में था, तो उसमें एक आरक्षक आया और उसने गाड़ी अड़ाई और सीधे गाड़ी को स्टैंड पर लगाकर उसने जमकर थप्पड़ बरसाए। अनिल बिल्कुल अनिल, मामला तो है ही। अनिल, क्या कहना है यहाँ के थाना प्रभारी का, क्या कहना है जब आपकी बातचीत हुई और इनसे भी क्या कोई मर्म कायम किया गया, क्या कोई शिकायती आवेदन दिया गया? देखिए, अभी इस जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा है। उनका कहना है कि अभी इसकी जांच की जा रही है कि आखिर गलती किसकी थी। लेकिन नीतीश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार जांच के नाम पर अनिल, जांच किस बात की तफ्तीश करनी है और किस बात की जांच करनी है? कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये जांच क्या सामने नहीं दिखाई दे रहा है? क्या इसके लिए वीडियो अपलोड करके एक फिल्टर ही तो लगाना है कि कहीं कोई कट नहीं है या नहीं है? जांच के नाम पर इस तरह गरीबों मजलूमों को कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, सरेराह उनकी धुलाई की जाएगी और खुद बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से चल रहे हैं। बिल्कुल, इसे देखिए, सही कहा आपने। जब पुलिस का जब मामला आता है तो जांच की बात जरूर कही जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरक्षक है वो लगातार एक ऑटो चालक की मारपीट कर रहा है, तो ऐसे में जांच अगर किस बात की है, जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जब एक आरक्षक ऑटो चालक पर जब गुंडागर्दी कर रहा है, जिस तरीके से जो मारपीट कर रहा है, तत्काल उसको निलंबित भी करना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटे हैं, खाना पूर्ति में करने में जुटे हैं। लेकिन विस्तार न्यूज लगातार अपनी वचनबद्धता अपने दर्शकों के प्रति बनाए हुए अनिल, इस वीडियो को तमाम ग्वालियर की जनता और प्रशासन तक पहुंचाइए, पुलिस हुक्मरानों तक, कि मजलूम को मार रहा है। किसी की जांच की जरूरत नहीं है साहब, कार्रवाई की जरूरत है, जांच की नहीं कार्रवाई की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रुख करेंगे सारंगगढ़ का, जहां सारंगगढ़ शहर में एक माह के अंदर चाकूबाजी से 2 युवाओं की हत्या से सारंगगढ़ में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर सारंगगढ़ आज बंद रहा, सन्नाटा पसरा रहा और सारंगगढ़ के लोगों ने
कानून प्रशासन सुनिश्चित हो, अच्छा हो, इसके लिए इन दुकानों को बंद किया, अपने व्यापार को बंद करके बड़ा संदेश दिया। दुकानदारों ने एक भी दुकानें नहीं खोली। जिला मुख्यालय सारंगगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कानून व्यवस्था को लेकर जिला बनने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय सारंगगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है, पहली बार, जिसका असर 100% देखने को मिला है। आमतौर पर शांत माने जाने वाले सारंगगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक माह में यहां पर शहर के भीतर चाकूबाजी से 2 युवाओं की खुलेआम सरेराह हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि अपराधी सोशल मीडिया में खुलेआम अपराध और हथियार का फोटो वीडियो शेयर कर धमकी देते हैं, धमकाते हैं। वहीं अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस सक्षम साबित नहीं हो पाई है, जिसके चलते अपराधियों में किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं है। इसलिए सारंगगढ़ के निवासियों ने फैसला ले लिया कि दुकान बंद करेंगे, व्यापार वाणिज्य को रोकेंगे और पुलिस के कान तक आवाज ले जाएंगे कि साहब न्याय दे दो, साहब इंसाफ कर दो। आगे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां 20,000 से ज्यादा फर्जी आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सचिन तेंदुलकर का भी वोटर आईडी कार्ड फर्जी बन गया है। सचिन तेंदुलकर का फर्जी वोटर आईडी कार्ड मध्य प्रदेश में बना है। इतनी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह बात खुद एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने कही है। हालांकि साइबर पुलिस ने चुनाव आयोग से मिली जानकारी के बाद आरोपी को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह साइट अब भी चल रही है। साइबर पुलिस इसे बंद कराने की कोशिश में है। क्या कहा है साइबर अधिकारी ने, पहले वो देख लीजिए एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने। हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए अपने आई कार्ड देते हैं, हूबहू ओरिजिनल दिखता हुआ, इस पे कोई डाउट होने की संभावना नहीं दिखती। हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हैजार्ड है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हजार्ड है, खतरा है, यह बात उन्होंने कह दी है। श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा भोपाल से। श्याम जी, कैसे उठा यह मामला कि 20,000 फर्जी कार्ड हैं, इनका उपयोग कैसे किया जा रहा था? दर्शकों को समझाएं, बताएं, ताकि दर्शक रिलेट करके खुद ऐसे किसी धोखाधड़ी फ्रॉड से बच सके। श्याम जी, देखिए, इन दिनों ये बड़ा आम होता चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनोसेंट लोग ठगे जाते हैं। युवा आमतौर पर इस तरह की जालसाजी में उनके नाम आ रहे हैं। ये और भी ज़्यादा जो है कहना चाहिए संवेदनशील विषय है। ये इसमें भी यही हुआ जो उन्होंने बताया कि 20 साल का जो है युवक है, उसने डार्क वेब, देखिए डार्क वेब से उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसने है कहीं ना कहीं ऑनलाइन बहुत कुछ ये जो उपलब्ध है, गूगल पर जो उपलब्ध है जानकारियाँ, उससे उसने सब कुछ फर्जीवाड़ा सीखा। और सीखने के बाद धीरे धीरे उसने उसकी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद जो डेटा था उसके पास उपलब्ध, उससे फर्जीवाड़ा करना शुरू किया। फर्जी दिल्ली से सिम खरीदी, साथ में डार्क वेब से बहुत सारी चीज़ें करी। डार्क वेब वो नेटवर्क है जिस पर जो है आम तौर पर कहना चाहिए फर्जीवाड़ा जो करते वो पकड़ में नहीं आता। तो वो जो युवा है उसके पास माइंड बहुत था, लेकिन उसने जो अपना दिमाग गलत दिशा में लगाया और इसी का परिणाम है ये। देखिए, ये जानकारी कहाँ से आई, इस पर हम बात करें। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लगातार राज्यों को इस बारे में ताकीद की थी और उनसे कहा था कि आप देखिए आपके प्रदेशों में इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। तो जब इस पर जो है छानबीन की गई, उसके बाद में ये पकड़ में आया युवक। फिर उसको चंपारण में जाकर जो है गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो है बहुत कुछ ऐसा बताया। पुलिस ने तो अभी बहुत कम चीज़ें सामने रखी हैं, उसने बहुत कुछ ऐसा बताया जो आंखें खोलने वाला होगा। जी जी, श्याम जी कि इनका उपयोग कहाँ करता था वो लड़का? फर्जी सिम लेने के लिए क्या और अलग अलग चीजें? क्योंकि डार्क वेब इतनी खतरनाक चीज है कि वहां किसी भी किस्म के अपराधों को भी अंजाम दिया जाता है। तो कैसे ये उपयोग उनका करता था और ये इनपुट्स कहाँ से जुटाता था कि इसका फर्जी कार्ड बनाना है, इसकी डमी बनानी है? और ये जो सलाह दी गई है वो प्रशासन के द्वारा किस संदर्भ में दी गई है? क्या क्या उनको बताया गया है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जानकारी को आप साझा न करें?
देखिए, अब जो हमारा डाटा है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है नीतेश। हम लगभग सभी दूर कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से कोई अपनी गतिविधि करना चाहते हैं, वहाँ हमारा डाटा उपलब्ध होते हैं। फ़र्ज़ करिए आप और हम अगर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट कार्यालय में जाएंगे और जाकर जो है वहाँ पर पहले नाम और नंबर दर्ज करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं जो है उसको स्कैन करके लोग फ़ोटो खींचकर जो है बेच देते हैं। बेचने के बाद में एक तो ये माध्यम हो गया, दूसरा ठीक है श्याम जी, रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर के लिए कर देता हूं, बड़ी खबर आ रही है। अशोका बिरयानी सेंटर में 2 लोगों की मौत के मामले में शव निकालने का वीडियो सामने आ गया है। विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएगा। अशोका बिरयानी सेंटर की लापरवाही, घनघोर लापरवाही का खुलासा हुआ है। बिना सेफ्टी मेजर्स के गटर में कर्मचारी उतार दिए गए थे और ये कर्मचारी जो कि इस सुरक्षा से संबंध कोई मद्देनजर ये नहीं थे। ये वीडियो देखिए। मुकेश पूजा बाबू आराम से है, पास में नहीं, तुम कुछ नहीं होगा मुकेश, कुछ नहीं होगा। हटो ना आप लोग, आराम से लगेगा। 12 मेजर क्या हुआ तेरे को? आप हटिए ना, कौन दिल दहला देने वाला वीडियो, ये गड्ढा देखिए। इसे विस्तार न्यूज ने दिखाया था कि 2 पाइप इसमें डले हुए हैं और ऐसी स्थिति में अगर किसी को आप डाल देंगे तो वो बच ही नहीं सकता। और ये जो आप ये सर्कल देख रहे हैं, ये जो घेरा स्क्वायर देख रहे हैं, रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसमें जो महिला है ये वही महिला है जिसने बदसलूकी की थी पत्रकारों के साथ। इस महिला के भी तार जुड़ गए हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद कि क्या दबाना चाहती थी ये महिला। इतना एग्रेशन 2 लोगों की, सोचिए। यहां पास इस महिला के ऑपरेशन लीड करने के दौरान शव निकाले जाते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है। ये पुलिस की भी गाड़ी है, ये देखिए, पुलिस को भी पहले सूचित किया गया था, पुलिस भी वहां थी। सब कुछ विस्तार न्यूज आपको लगातार सुबह से। और ये महिला वही है जिसे आप देख रहे हैं जिसने इस ऑपरेशन को भी लीड किया था। और ये महिला जबकि सोचिए, इनको कैमरे में आके जवाब देना था, शांतिपूर्ण तरीके से बताना था कि हमने क्या किया, कैसी स्थिति हुई, तो तब ये एग्रेशन में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये वीडियो चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। एक इलेक्ट्रीशियन को नील कमल पटेल का क्या कसूर था जो उसे उतार दिया गया। नील कमल पटेल के घर शक्ति जब पहुंचा विस्तार न्यूज तो उसके माता पिता ने कहा कि बड़ी मेहनत से साहब इलेक्ट्रीशियन बनाया था, उसकी पढ़ाई कराई थी और आज इस पीड़ा को, इस संवेदना को चीख कर ये वीडियो बता रहा है। हमने ये तस्वीरें ब्लर की हैं ताकि, क्योंकि विचलित कर सकती है ये तस्वीरें, लेकिन ब्लर तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा क्योंकि सेफ्टी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो चटक रंग के होते हैं, अलग होते हैं, उनकी ग्रेडिंग अलग होती है जिससे वो दिख जाते। देख लीजिए, शर्ट पैंट में उसे बेचारे को उतार दिया गया। और बात उतारने की नहीं है, निगम था, रायपुर नगर निगम के होने के चलते आपने क्यों उसे सूचित नहीं किया और आपने ऐसे 2 लोगों को क्यों उतार दिया? उनके भाई जो है दिनेश पटेल, उन्होंने भी विस्तार न्यूज से बातचीत की है। मुकेश पूजा बाबू आराम से है, एक बार उस महिला को सुनिएगा कि किस तरह से मामले को दबाने की वो महिला कोशिश कर रही है। सुनिए, मैं टीम से चाहूंगा और तेज करें साउंड। हटो ना आप लोग, आराम से लगेगा। 12 मेजर क्या हुआ तेरे को? आप हटिए ना, कौन चलो बाकी लोग थोड़ा जाके बुलाना मैडम। गाड़ी में डालो, चंदन उठाओ उसको, गाड़ी में डाल। चुप, कुछ नहीं हुआ, चुप। ये देखिए, चुप, कुछ नहीं हुआ है, चुप। और इसी तरह जब विस्तार न्यूज पहुंचा तब कहा गया चुप, कुछ नहीं हुआ है, चुप। लेकिन विस्तार न्यूज चुप बैठने वाला नहीं है। और इस खबर में और भी आगे सुनिए आगे। गाड़ी में डाल दो इसको, गाड़ी में डाल, कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ, चुप।
ये वीडियो विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और देखिए किस तरह से उस बेचारे इलेक्ट्रीशियन को इस गटर में उतार दिया गया और वो माइका लाल, नीलकमल पटेल और डेविड दोनों अब नहीं रह गए। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जिन्होंने इस वीडियो को निकाला है, खंगाला है और आप तक पहुंचाया है। मृगेंद्र, चुप, कुछ नहीं हुआ है, चुप, यही उस कर्मचारी के शब्द हैं। और जब रवि मीरी जैसे बहादुर पत्रकार पहुंचे, INS 24, IND 24 के भी पत्रकार पहुंचे, तब भी बोला गया था चुप, कुछ नहीं हुआ है, चुप। देखिए, दोनों चीजें समझने वाली हैं। इससे पहले आपने वीडियो दिखाया, बहुत विस्तार से दिखाया, जो हमारे चैनल की खासियत है कि हर चीज को विस्तार से दिखाते हैं। वो महिला दो कर्मचारियों को, जो उनके यहाँ कर्मचारी थे, एक इलेक्ट्रीशियन था, उसके भाई से भी हमारी बात हुई, परिवार के सदस्यों से भी बात हुई। उन लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि उनके बेटे की, उनके भाई की मौत हो गई है। ये संवेदनहीनता की हदें पार करने वाला वीडियो है। और उस महिला कर्मचारी की जो मैनेजर की भूमिका में है, अशोका बिरयानी की, उसकी संवेदनहीनता को दिखाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी रवि मीरी के पास गृह मंत्री विजय शर्मा का फोन आया था, उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। हमने सिर्फ विजय शर्मा से यही कहा कि जो दो लोग, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको न्याय दिलाइए, उनके परिवार को न्याय दिलाइए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का बच्चा है, उस बच्चे को न्याय दिलाइए। हमारी गुहार सिर्फ यही है। और विजय शर्मा ने हमें आश्वस्त किया है, अभी बात हुई है 2 मिनट पहले, जब आप मुझे जोड़ रहे थे उससे पहले बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप हमें नंबर दीजिए, परिवार के सदस्यों से हम बात करेंगे और जो भी न्याय हो सकता है वो दिलाएंगे। तो विस्तार न्यूज़ की जो खासियत है कि हर खबर की तह तक जाना और उसे अंजाम तक पहुंचाना, हम आज उसी मुहिम में हैं। वो दो लोग जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को न्याय दिलाना आज विस्तार न्यूज की प्राथमिकता है। मृगेंद्र, आपने मृगेंद्र सही कहा कि हमारी बात नहीं है, हमारे सहयोगी इसी तरह की चुनौती से गुजरते हैं। हम इसीलिए, क्योंकि जनता के लिए हमारा चुनौतियों से गुजरना लाजमी भी है और हम उस फर्ज को निभाते हैं। लेकिन नीलकमल पटेल और डेविड, नीलकमल के माता पिता ने कहा कि बड़ी मुश्किल से उसको इलेक्ट्रीशियन बनाया था, पढ़ाया लिखाया था और आज नीलकमल नहीं रहा इस दुनिया से। मृगेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, नीलकमल के भाई से हमारी बहुत विस्तार से बात हुई। अभी वो अस्पताल में है, अपने भाई का शव लेने गए हैं और वो रो रहे थे। उनके अंदर एक बहुत, जैसे किसी दुख का पहाड़ टूट गया हो, वैसी स्थिति थी। हमारे सहयोगी उन्हें अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल के बाद वो आगे जाएंगे। एक पिता और एक भाई के लिए अपने भाई को खोना, बेटे को खोना बहुत दुखदाई होता है। उस पीड़ा को हम भी महसूस कर रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं और आज पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है। जी नितेश, महसूस कर रहा है और हम लगातार बने हुए डेविड के भी परिजनों तक और तमाम डेविड के घर में क्या हाल है उसे भी विस्तार न्यूज लगातार ढूंढ रहा है। मृगेंद्र, डटे रहिए और पल पल की खबर पहुंचाते रहिए ताकि प्रदेश देख सके, देश देख सके कि किस तरह से 2 युवाओं को गटर में झोंक दिया गया और फिर क्या कहा गया, चुप चुप, कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और लगातार विस्तार न्यूज की टीम इसी तरह आपको, आपसे जुड़े हर मुद्दे को दिखाती रहेगी। आगे बढ़ेंगे और भोपाल चलेंगे, रायपुर से, जहां कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। भोपाल के पूर्व महापौर रहे सुनील सूद अब बीजेपी के हो गए हैं। उन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात हुई थी और अब आज सदस्यता ले ली और विस्तार न्यूज लगातार इस खबर को भी दिखा रहा है। श्याम जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बिना किसी देरी के सीधे उनका रुख करेंगे और सीधे जानेंगे कि आज किन किन लोगों ने सदस्यता ली और क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। श्याम जी, सुनील सूद ने भी दामन छोड़ दिया और दामन कब छोड़ा, जब कांग्रेस को संजीवनी बूटी और ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा नितेश आपने। सुनील सूद, उनका भी वही प्रोफाइल है, बरसों से कांग्रेस पार्टी के जमीनी कैडर से उठकर आगे बढ़े हुए नेता हैं। यहाँ पर भोपाल में उनका जो है साख है, खासकर पुराने शहर में बहुत लोग उनके प्रशंसक हैं, उनके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, एक बड़ा कैडर है उनके साथ में। आज इसीलिए सुनील सूद और उनके साथ में लगभग जो है
70-80 लोगों ने ज्वाइन किया है, भाजपा का दामन थामा है। हम ये बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें पचौरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने जो है देखा कि कांग्रेस में आखिर ये जो कद्दावर नेता है सुनील सूद, इसकी पूछ परख नहीं है, उसको ना तो संगठन में महत्व मिल रहा है, ना ही जो है ऐसा कोई उसको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। तो उसको देखते हुए ये बात आगे बढ़ी और आज हमको दिखाई दिया कि वो जो है भाजपा के खेमे में आ गए। एक चीज और श्याम जी, देखा जाए तो जो भी वर्तमान स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं कांग्रेस से, बड़ा उनके अंदर अलग लेवल का उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है, खुशी है। वो किस चीज की खुशी है? सत्ता से जुड़ने की, सत्ता में जुड़कर अपने जो उनके चीजें प्रभावित हो रही थी उसे सब कुछ शांत पाने की, किस चीज की वो खुशी है? देखिए, किसी भी फील्ड में जब कोई काम करता है तो उसको उसके पास कुछ होना चाहिए। हम लगातार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपेक्षा भाव है नितेश, कांग्रेस में उपेक्षा भाव का पीड़ित है, चाहे जमीनी कैडर हो, चाहे बड़ा कद्दावर नेता हो, कि उपेक्षा है। ना उसके पास काम है, ना उसके पास पूछ परख है, ना उसको कोई जिम्मेदारी दी गई है, ना उसके पास जो है प्रदेश अध्यक्ष का फोन जाता है। कमाल बात कही है श्याम सिंह जी, आपने कमाल बात कही है और ये विश्लेषण कहीं नहीं मिल सकता, विस्तार न्यूज में ही मिल सकता है। हमारा दावा देख लीजिए, कितनी बारीकी से पकड़ा है कि उपेक्षा, काम न करने का स्कोप, संगठन में जगह नहीं। और इसी चीज से जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सीएम गले लगा रहा है और पूर्व सीएम गले लगा रहे हैं। श्याम जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। हमने खबर आपको भोपाल की बता दी, अब बारी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आने की है, क्योंकि बड़ी खबर आ गई है विस्तार न्यूज में। शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 14 दिन बाद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जेल। ईओडब्ल्यू के आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर अनवर ढेबर को भेज दिया है और अरविंद सिंह को भेज दिया गया है। तीसरे आरोपी एपी त्रिपाठी को 25 अप्रैल तक की रिमांड दी गई है। अरविंद सिंह ने जज से इच्छा मृत्यु तक मांगी है। अरविंद सिंह ने जज से इच्छा मृत्यु मांगी है। सब चीज पर बात करेंगे, विस्तार से आपको एक एक जानकारी देंगे। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, 2 तारीख तक अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को, 25 तारीख तक एपी त्रिपाठी को, इस पे डिफरेंस बता दीजिएगा कि ये क्यों हो गया 1 हफ्ते का, और दूसरा अरविंद सिंह ने इच्छा मृत्यु क्यों मांग दी? देखिए, एपी त्रिपाठी को ईओडब्ल्यू की टीम ने अभी बिहार से पिछले सप्ताह पकड़ा था। एपी त्रिपाठी से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने समय और मांगा है, तो एपी त्रिपाठी ईओडब्ल्यू की पूछताछ में रहेंगे और अनवर ढेबर और अन्य को जेल भेज दिया गया। इन लोगों से लंबे समय से, पिछले 15 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो इनको जेल भेज दिया गया। इनसे पूछताछ लगभग ईओडब्ल्यू की पूरी हो गई है। आगे ईओडब्ल्यू को अगर कुछ पूछना होगा तो कोर्ट से आदेश लेकर अनवर ढेबर और अन्य से पूछताछ होगी। जो अरविंद सिंह की इच्छा मृत्यु की बात है, आज कोर्ट के सामने अरविंद सिंह के वकील ने ये कहा कि ये जो पूछताछ चल रही है, लंबे समय से पूछताछ चल रही है, क्योंकि शराब घोटाला पिछले 2 साल से चल रहा है और ये अरविंद सिंह से लगातार पूछताछ चली है। तो उन्होंने कहा कि अब इस पूछताछ से हम त्रस्त हो गए, हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। जज ने साफ साफ कहा कि इसके लिए आप एक अलग आवेदन बनाइए और इस पर अलग से सुनवाई होगी। तो जज ने उनकी इच्छा मृत्यु के जो बात थी उस पर एक अलग आवेदन मांगा है और उस पर आगे बात होगी। इच्छा मृत्यु पर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कई दायर की गई हैं। एक अलग तरह का यहाँ पर ड्रामेस्टिक चेंज देखने को मिला है। मृगेंद्र, तो ये नए तरीके की तो बहस छेड़ दी है, लेकिन ईडी ने क्या बोला? ईडी के क्या तथ्य थे, क्या तर्क थे, क्यों सुनवाई जरूरी है, क्या उनके पास साक्ष्य हैं? देखिए, शराब घोटाले को लेकर बहुत सारे साक्ष्य ईडी के पास हैं। यही कारण है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आबकारी विभाग के टॉप 30 अधिकारी हैं, उनको पूछताछ के लिए समन आज और कल में 2 दिनों में भेज दिया गया है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ईडी के पास और ईओडब्ल्यू के पास साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर ये पूरी पूछताछ और जांच की कार्रवाई चल रही है। ठीक है, जी बोले होंगे, क्योंकि आबकारी विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों को ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया है और हो सकता है उसमें कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो।
बड़ी खबर है और जब भी कोई नया घटनाक्रम होगा मृगेंद्र बताएंगे, विस्तार न्यूज बताएगा और आपको पल पल की जानकारी पहुंचाएगा। मृगेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर में बदमाशों की दहशत का नया ठिकाना बन गया इंदौर। यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके कहर से पुलिस भी नहीं बच पा रही है। शहर में लगातार पुलिस वालों पर ही हमले हो रहे हैं, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। तस्वीरें देखिए, अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जिसमें पुलिस बर्बरता कर रही थी और अब ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस के साथ बर्बरता हो रही है। हम निष्पक्ष तरीके से हर खबर को आप तक ला रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। शहर में लगातार पुलिस वालों पर हो रहे हमले से सोचिए आम जनता भी किस कदर परेशान होगी। बदमाशों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस वालों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और मामला मैं नहीं बताऊंगा, मेरे सहयोगी पुनीत बताएंगे जो कि इंदौर से सीधे जुड़ गए हैं। पुनीत, क्यों पुलिस के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया इतनी बेखौफ होकर इन बदमाशों के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए नितेश, जिस तरह के वीडियो सामने आया है समझा जा सकता है कि बदमाशों में खौफ नहीं बचा है पुलिस का, और विशेष तौर पर कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से तो खौफ लगभग खत्म ही हो गया है, क्योंकि उन्हें बदमाशों को यकीन है कि कहीं न कहीं थाने जाकर पुलिस को मैनेज कर लेंगे। दरअसल दो बदमाश सुंदरलाल और विजय, इन दोनों को एक मामले में, चोरी के मामले में पकड़ने के लिए भंवरकुआं पुलिस पलासिया पहुंची थी। पलासिया थाना पुलिस को भी साथ लेकर इनके घर जब भंवरकुआं पुलिस पहुंची तो इन दोनों बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल जो ग्वालटोली इलाका है वो बस्ती वाला इलाका है, वहां पर तमाम लोग जमा हो गए और जिस तरह से एक यूनिटी दिखाते हैं बदमाश, वैसी यूनिटी दिखाई और पुलिस वालों पर ये सब बदमाश भारी पड़ गए। हालांकि जब बाद में पुलिस ने अपना फोर्स का इस्तेमाल किया तो दोनों बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की और मारपीट की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो जो बदमाश पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं इस वक्त नितेश वो सलाखों के पीछे है। ठीक है, ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। लेकिन बने रहिएगा, एक और खबर आ गई है इंदौर से, इसलिए आपसे और बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस के शौर्य और साहस को भी हम नमन करते हैं, जहां होता है, जहां उनकी गलती होती है उसे भी हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला एक वीडियो सामने आया है, उसकी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। विवाद के दौरान दोनों गुटों में जमकर धक्का मुक्की हुई और अपशब्दों का उपयोग किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अश्विनी जोशी के छोटे भाई पिंटू जोशी ने किया था और अपने छोटे चचेरे भाई के कार्यक्रम में ही अश्विनी जोशी ने पूरा विवाद कर दिया। पूर्व विधायक अश्विनी जोशी ने इंटक नेता पाठक और हरनाम सिंह से विवाद किया और यह विवाद आधे घंटे तक चला। नेताओं के बीच जमकर वाद विवाद हुआ, फिर शांति की गई। पुनीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्यों विवाद हुआ है। पुनीत, चुनाव सर पर है, कल मतदान है पहले चरण का और ये विवाद की स्थिति निर्मित कैसे हो गई? देखिए, दरअसल कल लोकसभा का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कार्यालय की ओपनिंग थी। यह ओपनिंग विधानसभा 3 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दीपक जोशी पिंटू, जो कि पूर्व विधायक अश्विनी जोशी के छोटे चचेरे भाई हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में पहुंचे अश्विनी जोशी को जो इंटक के नेता थे वो उस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं सुहाए और जो इंटक अध्यक्ष पाठक हैं और इंटक नेता हरनाम धारीवाल है, इन दोनों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दरअसल अश्विनी जोशी अपने इसी तरह के बर्ताव के लिए पहचाने जाते हैं, शहर में उनकी इसी तरह की है कि वो किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। तो दोनों इंटक नेताओं को उन्होंने डांट डपट कर वहां से भगाने का प्रयास किया। तो जितने भी मजदूर नेता वहां पे थे उन्होंने अश्विनी जोशी का विरोध कर दिया। उसके बाद अश्विनी जोशी समर्थक और ठीक है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की जो ये क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, भारी भी पड़ सकती हैं। पुनीत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनका रुख करना है रीवा, जहां से आपने विस्तार न्यूज का महा कवरेज देखा था। 6 साल के मयंक को बचाने की हमने मुहिम चलाई थी। मयंक तो नहीं रहा, लेकिन अब मयंक के जाने के बाद प्रशासन अब जागा है। प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है कि अब खुले बोरवेल में कोई बच्चा ना जाए। विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है और प्रमुखता से जो खुले बोरवेल हैं उनको बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है। निलंबित हमारी खबर के बाद सीएम ने एक्शन भी लिया था और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित किया था। जिले की कलेक्टर अब लगातार सक्रिय हैं और खुले बोरवेल को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। नंबर भी जारी किया गया है। शिकायत मिलते ही संबंधित क्षेत्र में अधिकारी पहुंचकर निरीक्षण करेंगे, यह भी कहा गया है। 30 अप्रैल के बाद अगर जिले में कहीं भी खुले बोरवेल मिले तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या कार्यवाही के लिए मयंक
मयंक अब नहीं रहा, काश उससे पहले कार्रवाई कर दी जाती तो और कोई मयंक उस गड्ढे में न जाता और कभी ऐसी गनीमत ही ना आती। जिले में खुले हुए बोरवेल को लेकर के समय समय पर बैठकें की गई हैं, समय समय पर सर्वे हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और उसका रिपीटिशन दोबारा ना हो, इसी को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई। पंचायत का जो अमला है वो अपने हर एक गांव के बोरवेल का रिकॉर्ड संधारित करे, रजिस्टर बनाए। जो पुराने बोर हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो डिफंक हो चुके हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जो साइंटिफिक तरीका है बोरवेल को कैप करने का उससे किया जाए। आगे चलेंगे संस्कारधानी मध्य प्रदेश जबलपुर, जहां मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जबलपुर के दुर्गम इलाकों में मतदान कराने के लिए मतदान कर्मी रवाना हो गए हैं। वोटिंग की तैयारियां पूरी चाक चौबंद हो गई हैं और देखिए किस तरह से मतदान कर्मी मेहनत, संघर्ष, तपशील, बोटों में चढ़कर, बसों में चढ़कर अलग अलग जतन करके पहुंच रहे हैं और लगातार विस्तार न्यूज आप तक खबर पहुंचा रहा है। बरगी बांध के डूब क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में मतदान कराने के लिए मतदान कर्मी वोट से पहुंचे हैं। डूब प्रभावित गांव कठौतिया रवाना हुआ है यह मतदान दल। मोटर वोट के जरिए मतदान केंद्र के लिए मतदान रवाना हुआ है। 1 घंटे का सफर इन्होंने पानी पर तय किया और कुल 284 मतदाता वोट कराएंगे। तो स्वीप जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसको भी पूरी तरह से सफल हो ये बनाने के लिए, जनता जनार्दन लोकतंत्र के महाउत्सव में भाग ले सके, ये सब करने के लिए लगातार मतदान दल पहुंच रहे हैं। 284 मतदाताओं की संख्या भले हो, लेकिन प्रशासन 100% वोटिंग का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है। देश बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया, छत्तीसगढ़ बता दिया, सारे उसके संभाग बता दिए, इंदौर बता दिया, ग्वालियर बता दिया, रीवा बता दिया, रायपुर बता दिया, सरगुजा बता दिया, बस्तर बता दिया, जहां जहां खबर है सब कुछ बता दिया और बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले खेल की भी खबर जान लीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। मुंबई इंडियन और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का महामुकाबला आज थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। पंजाब के मोहाली में यह मैच खेला जाएगा, मशहूर स्टेडियम मोहाली में। हार्दिक पांड्या के सामने सैम करन के जाबाज होंगे। मुंबई के लिए बहुत अहम मुकाबला है। अगर प्लेऑफ में बने रहना है तो यह मैच बेहद जरूरी है जीतना, और सूर्यांश तो बेहद जरूरी है ये महामुकाबला। और तमाम जो इसके अपडेट होंगे विस्तार न्यूज आपको देता रहेगा। लगातार देखते रहिए विस्तार न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है।